नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एमटीएस के इस क्लास में, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज है वो कर रहे हैं। और इसमें आपके जो प्रीवियस पूछे गए 2-3 दिन के सभी शिफ्टों के सवालों को यहाँ पर संकलित किया गया है और पूरा एक ऐसा कि जो पेपर में आपको मिल ही जाए वही चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो लगातार आपके हो रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा कुछ भी आप ना पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, और इसीलिए ये यहाँ पर मैं लेके आया हूं। आप सभी लोगों की जितनी ज्यादा हेल्प हो सके वो मैं करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का शुरू करेंगे आज की धमाकेदार क्लास को। तो जो भी लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जो है वो पहुंच सके। आपसे बच्चा पिछले टाइम पूछा गया, जो बीते दिनों में पेपर हुए उसमें पूछा गया था कि सत्रिया जो नृत्य है उसका जनक यानी कि उसका एक तरह से जो उद्भव हुआ वो किसके द्वारा हुआ, ये सवाल पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सत्रिया क्या है। एक क्लासिकल डांस है। और हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं? हमारे क्लासिकल डांस है टोटल 8, और उन 8 में से सत्रिया एक प्रमुख क्लासिकल डांस हो जाता है, जिसके जो जनक हैं वो जनक कौन है? वो जनक हैं शंकर देव। ठीक है, किसको माना जाता है बच्चा? शंकर देव को सत्रिया का जनक जो है वो माना जाता है। सत्रिया को क्लासिकल डांस में शामिल कब किया गया था? तो वर्ष 2000 में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था किसके रूप में? एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में। ठीक, ये क्या है? ये एक ऐसी परंपरा है जिसको सत्र के नाम से जाना जाता है, और इसी सत्र के नाम से ही इसका डांस का नाम क्या पड़ गया? सत्रिया पड़ गया, है ना। अब देखिए, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनका नाम, उनके राज्य और उनके प्रवर्तक या फिर उनके जनक के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है भरतनाट्यम। आप सबको पता है कि ये जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, वहां से निकल कर आया है। और ये भारत में क्लासिकल डांसेस का एक तरह से जननी बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल डांस। ये सभी डांसों की क्या है? जननी है। मतलब कि भरतनाट्यम से ही सभी डांस जो है वो निकले हैं। ये कहां पर है? तमिलनाडु में किया जाता है। तंजावुर त्रिमूर्ति, इसमें 3 लोग हैं जिनका नाम है चिन्नैया, पोन्नैया, शिवानंद और वडिवेलु। इनको क्या बोला जाता है? इसका जनक बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का। और इसको हम याद रखेंगे राजा वीर केरल वर्मा और महाकवि नारायण मेनन। ठीक, तो टफ नाम बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश मत करना, भूल जाओगे। तो नारायण मेनन और वीर केरल वर्मा कथकली के प्रवर्तक हैं। कुचिपुड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश का है। सिद्धेंद्र योगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद रखेंगे। सिद्धेंद्र योगी क्या है? कुचिपुड़ी के प्रवर्तक माने गए हैं। कथक, कथक का जो है ये एकमात्र उत्तर भारत का डांस है जो किया जाता है, बाकी सब कहाँ के हैं? साउथ इंडिया के। राजा बिंदादीन महाराज इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और राजा कालिका दास भी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर मणिपुर, मणिपुरी में सॉरी जो मणिपुरी डांस है वो कहाँ होता है? मणिपुरी में होता है, और राजा भाग्यचंद्र जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर ओडिसी डांस उड़ीसा में होता है। केलू चरण महापात्र इसके जनक माने जाते हैं। फिर मोहिनी अट्टम जो डांस है ये केरल का है। स्वाति तिरुनाल और नारायण मेनन जो है ये इसके प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। सत्रिया, सत्रिया अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शंकर देव जो है वो इसके प्रवर्तक हो जाते हैं। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे। आने वाले शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना यहाँ पर होती है। फिर आपसे पूछा गया कि असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं? तो आप सबको पता है कि असद अली का जो संबंध है वो किससे है? रुद्र वीणा से है। ठीक, किससे है? रुद्र वीणा से है। और इसी में योगदान के लिए इनको वर्ष 2008 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण जो है वो सम्मानित किया गया था। और इनको भारत का सबसे महान रुद्र वीणा वादक माना जाता है। क्लियर? तो असद अली खान का संबंध किससे है?
रुद्र वीणा से हो जाता है। अब देखिए रुद्र वीणा और कौन कौन है, तो जियाउद्दीन ध्रुपदिया है। ठीक, कौन है, जियाउद्दीन ध्रुपदिया, इनको पद्म भूषण जो है वो सम्मानित किया गया था 1976 में। फिर बिंदी शिवानी देवी हैं, ये रुद्र वीणा से संबंधित हैं और इनको साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असद अली खान को आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, पद्म भूषण इनको दिया गया था 2008 में, और संगीत नाटक अकादमी जो है ये दिया गया था 1977 में। उसके बाद है उस्ताद सैयद फैजुल हसन, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, इनको दिया गया था 1981 में। और उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है, इनका नाम क्या है, उस्ताद बहादुर हुसैन खान, इनको बच्चा पद्मश्री दिया गया था 1971 में। और ये जो सारे लोग हैं ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं रुद्र वीणा से। ये सभी लोग रुद्र वीणा जो है वो बजाते हैं और इनका जो संबंध है वो किससे है, रुद्र वीणा से हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को। आगे चलें। आगे पूछा गया कि जो मकर संक्रांति त्योहार होता है इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। तो आप सब लोगों ने, जो भी लोग गांव के इस क्षेत्र से जुड़े होंगे, हालांकि जो शहर से भी हैं उनको भी ये पता होगा कि किस भगवान की पूजा की जाती है। तो सिंपल सी बात है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर क्या है, सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और संक्रांति का परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको हम मकर संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है सूर्य भगवान से संबंधित। अब आगे देखिए कुछ उत्सव हैं। दीपावली में किसका पूजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीपावली अभी पास में है। तो दीपावली में भगवान राम, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। होली में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। नवरात्रि चल रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर माता दुर्गा, सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। रामनवमी भगवान राम से संबंधित है। ठीक, साउथ इंडिया वाले जो हैं, जैसे पोंगल, तो पोंगल बच्चा सूर्य देव और इंद्रदेव से संबंधित है। ओणम किससे संबंधित है, तो राजा महाबली और भगवान विष्णु से संबंधित है। गुरु पूर्णिमा किससे होता है, तो महर्षि वेद व्यास, इनसे संबंधित है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है ये भगवान शिव और भगवान विष्णु से संबंधित हो जाती है। तो ये सारे त्योहार और उनके जो आराध्य होते हैं या फिर जिनकी पूजा की जाती है ये उनसे संबंधित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे पूछा गया कि मणिपुरी जो नृत्य है ये किस देवता से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा, मणिपुरी जब मैंने बताया था तो एक चीज बताया था कि इसमें जो है वो रास लीला की जाती है। ठीक, और रास लीला संबंधित किससे है, तो रास लीला भगवान कृष्ण और राधा जी से संबंधित है। तो यहाँ ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये राधा और कृष्ण से संबंधित हो जाएगा। यानी कि किसकी पूजा की जाती है, कृष्ण और राधा की पूजा यहाँ पर बच्चा की जाती है। और ये क्या है, नागाबंध मुद्रा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है, ये किसके द्वारा होता है, मणिपुरी नृत्य में जो कहानियां होती हैं वो मैतेई जनजाति है एक, इस मैतेई जनजाति की जो कथाएं हैं उनसे संबंधित होती है। ठीक, अब आइए यहाँ पर फिर से एक बार, तो भरतनाट्यम में किसकी पूजा की जाती है, भरतनाट्यम में भगवान शिव के नटराज अवतार की पूजा होती है और देवी पार्वती की जो कलाकृतियां हैं वो दिखाई जाती हैं। फिर कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी में भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को दर्शाया जाता है। कथक जो है ये भगवान कृष्ण की कथाओं से संबंधित है, इनको यहाँ पर दर्शाया जाता है। ओडिसी में भगवान विष्णु को दर्शाया जाता है। मणिपुरी में भगवान कृष्ण और राधा को दर्शाया जाता है। मोहिनी अट्टम आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो मोहिनी रूप है भगवान विष्णु का उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। और सत्रिया जो है ये भगवान विष्णु से संबंधित हो जाती है। ठीक, क्लियर, ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे और ये आपको याद होनी भी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो लगातार चल रहा है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलता है तो इसकी कमी से, सॉरी, इसमें कौन सी विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है।
तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पता होगा कि जो विटामिन डी है ये किससे मिलती है, ये सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन है। एक्चुअली ये कौन सा होता है, सुबह सुबह विटामिन D3, है ना। तो विटामिन डी की कमी आपकी हो जाती है किससे, जब आपके शरीर को सूर्य का प्रकाश बराबर मात्रा में बच्चा नहीं मिलता है, ठीक। और क्या होता है इसमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और यूवीबी किरण जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो आपकी त्वचा इनका अवशोषण नहीं कर पाती है, फिर आपके शरीर में इन विटामिन की लगातार कमी होती जाती है। और इससे क्या होता है, तो इससे आपकी जो हड्डियां हैं ये कमजोर हो जाती हैं और जो कैल्शियम है ये भी कम हो जाता है शरीर में, ठीक है। तो इसको हम, इस परिस्थिति को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, यानी कि आपके खून में जो कैल्शियम की मात्रा है वो अब कम हो चुकी है। क्लियर। तो ये होता है विटामिन डी के कमी से। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हम देखेंगे। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनाल हो जाता है। क्लियर। रेटिनाल से क्या हो जाएगा, आपकी अगर विटामिन ए कमी हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रतौंधी रोग आपको होता है। फिर विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। और बी से क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग आपको हो जाता है। फिर है विटामिन बी टू क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है, इसमें आंखों में आपको सूजन हो जाती है, इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन 3 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन 5 जो है, बी 5, इसको आप याद रखेंगे, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इससे आपको थकान, सिर दर्द और तनाव जैसी चीजें महसूस होती रहती हैं। उसके बाद आपका विटामिन बी 7 जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं, और इसकी कैप्सूल्स लोग लेते हैं जिनके बाल टूटते हैं, लड़कियों को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता होगा। तो बायोटिन जो है ये बी 7 की कमी से फोलिक एसिड नाम है किसका, विटामिन बी 9 का। इससे क्या होता है, गर्भवती महिलाओं में न्यूरल ट्यूब दोष जो है वो हो जाता है, किसकी कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएगा FATF ने किसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। तो FATF ने अभी अभी किसको, क्या है, पाकिस्तान को बाहर कर दिया है ग्रे लिस्ट से। ये क्या है, FATF क्या होता है, ये एक संस्था है जो देश आतंकवाद को वित्त पोषित करते हैं, ये उनकी क्या करती है, फंडिंग्स को बंद करने का काम करती है, ठीक। तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1989 में, ठीक है। कब, जब G7 देशों की पेरिस में बैठक आयोजित की गई थी तब। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका बच्चा पेरिस में ही है, ठीक। और यहाँ पर भारत जो है 2006 में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ, और 2010 में FATF का वो पूर्ण सदस्य जो है वो बन गया था, ठीक। तो बाहर किसको किया गया, FATF को। इसकी जो ग्रे लिस्ट होती है इसमें कम सेंसन्स लगाए जाते हैं, और इसकी जो ब्लैक लिस्ट होती है उसमें पूर्णतः जो सेंसन है वो लगा दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया कि 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया गया। तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, विकल्प नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, तो हम सभी को देख लेंगे, आपसे और भी लोग पूछे जा सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको दिया गया 2021 में, तो एथलेटिक्स में दिया गया किसको, नीरज चोपड़ा को। रवि कुमार को दिया गया कुश्ती के लिए। लवलीना बोरगोहेन को दिया गया मुक्केबाजी में। PR श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस बार इन्होंने संन्यास ले लिया है, तो इनको हॉकी में दिया गया। अवनी लेखरा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं पैरा ओलंपिक में, तो ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंतल को दिया गया, प्रमोद भगत को प्रदान किया गया, ठीक। उसके बाद कृष्णा नागर, मनीष नरवाल को भी ये प्रदान किया गया। इसके बाद मिताली राज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको क्रिकेट में प्रदान किया गया क्या, ध्यानचंद पुरस्कार। उसके बाद सुनील छेत्री को भी और मनप्रीत सिंह को भी ये पुरस्कार दिया गया। तो नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं
ये आपको याद रखना है। और एक बार देख लेते हैं 2023 वाला। तो 2023 में दिया गया चिराग शेट्टी को, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और सात्विक साईराज को दिया गया, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। और 2023 में सिर्फ 2 ही लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और ये क्या है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। फिर आपसे बच्चा पूछा गया है कि भारत के 50वें सीजेआई का नाम क्या है। तो आप सबको पता है कि 50वें सीजेआई जो है वो कौन है, वो है बच्चा डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजेआई हैं। और इनके पिता जो थे वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है, कौन थे, वाई वी चंद्रचूड़, ये भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये पिता और पुत्र दोनों भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत इस गद्दी को सुशोभित किया है इन्होंने। और आगे अगर बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अभी तक कोई भी महिला सीजेआई नहीं बनी है। लेकिन अगर बात करें कि महिला न्यायाधीश पहली कौन सी थी, तो वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, कौन थी, फातिमा बीवी। और अभी तक कुल 11 महिला जज जो है वो रह चुकी हैं, कहां पर, भारत के मुख्य न्यायालय में। अब बात कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 1950 को, कहां पे, नई दिल्ली में। ठीक, भारतीय जो अनुच्छेद है उसका अनुच्छेद 124 से 147 तक किससे संबंधित है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसके पास मूल अधिकार, अपीलीय अधिकार और सलाहकारी अधिकार जो है वो होते हैं। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। और जब 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रमुख प्रथम न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, कौन थे, हीरालाल कानिया। ये 1950 से 1951 तक क्या थे, भारत के सीजीआई के पद पर थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्लियर, तो आप सबको पता है कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था तो उसी टाइम एक साइमन कमीशन जो है वो ब्रिटेन से गठित होकर कहां पर आया था, भारत आया था। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1927 में। ठीक, ये भारत किस लिए आए थे, तो ये भारत आए थे प्रशासनिक सुधार के लिए। किस लिए आए थे, प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, इसके जो इसके जो एक तरह से अध्यक्ष थे वो कौन थे, जॉन साइमन। और इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया था, साइमन कमीशन। और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जो हैं वो क्या किए थे, धरना दिए थे। और लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु भी हो गई थी लाठी चार्ज में। ठीक है, नारा क्या दिया गया था, साइमन कमीशन गो बैक, या फिर साइमन कमीशन वापस जाओ का। ठीक, तो ये सारी चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो आप सबको पता है कि कुषाण वंश जो है उसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे, कनिष्क थे। ठीक, और कनिष्क को ही क्या बोला जाता है, कनिष्क को अशोक द्वितीय बोला जाता है कभी कभी। ठीक, और इनकी जो राजधानी थी वो पहले क्या थी, वो पहले थी पुरुषपुर। ठीक है, क्या थी, पुरुषपुर थी। लेकिन जब कनिष्क राजा बनते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके कहां पर लाया था, मथुरा में लाया था। तो इनकी दूसरी राजधानी कहां पर थी बच्चा, मथुरा में थी। और पहली राजधानी कहां थी, पुरुषपुर में थी। क्लियर, कुषाण ही ऐसे एक शासक थे जिन्होंने क्या किया था, सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कौन चलाया था, कुषाण वंश के राजाओं ने चलाया था। इसके संस्थापक की बात करें तो कौन था, कुजुल कड़फिसस इसके क्या थे, संस्थापक थे। उसके बाद विम कड़फिसस थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसके बाद आते हैं कनिष्क। कनिष्क को कुषाण साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। और इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, कहां पर, कुंडग्राम, कहां पर, कश्मीर में। ठीक है, कहां पर, कश्मीर में किया गया था।
कब किया गया था? तो ये लगभग पहली सदी में किया गया था। ठीक है ना? चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो इनको क्या बोला जाता है? द्वितीय अशोक भी बोला जाता है। एक शक संवत की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? कनिष्क ने की थी, जो भारत में अभी चलता है। ठीक, उसके बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था और कुंडल वन में क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे। और इनके अंतिम शासक की बात करें तो वासुदेव प्रथम जो है वो कुषाण वंश के अंतिम शासक जो है थे। अब यहाँ पर अगर बात आ गई है बौद्ध संगीति की, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चा यहाँ पर बात करेंगे पहली बौद्ध संगीति की। तो पहली बौद्ध संगीति किसके टाइम पर हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम पर हुई थी? उसके बाद तीसरी किसके टाइम पर हुई थी? और चौथी किसके टाइम पर हुई थी? सारी की बात यहाँ पर करेंगे तो पहली हुई थी अजात शत्रु के समय पर। ठीक है, कहां पर? राजगीर में। क्लियर, इसको याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी किसके समय पर हुई थी? काला शोक के समय हुई थी। ठीक, किसके समय में? काला शोक के समय में। कहां पर? ये हुई थी गृहवृज में। ठीक है, कहां पर? गृहवृज में हुई थी। ठीक है, या फिर इसको हम क्या क्या बोल देते हैं? वल्लभी भी बोल देते हैं। कहां हुई थी? वल्लभी में हुई थी। फिर तीसरी कब हुई? अशोक के शासन काल में हुई। कब हुई? ये यहां पर हुई पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। ठीक, उसके बाद चौथी कब हुई? चौथी हुई कनिष्क के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में कहां पर हुई? कश्मीर में हुई। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां हैं, आपसे पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, फिर से पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया बच्चा सिंधु घाटी सभ्यता का मेहरगढ़ जो स्थल है ये वर्तमान में कहां पर है? तो जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ये वहां पर स्थित है। ठीक, कहां पर? तो सिंधु नदी के पश्चिम में एक बोलन दर्रा है और उसी दर्रे के पास ये स्थित है। यहां से अगर बात करें साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो खेती का साक्ष्य मिला, पशुचारण का मिला और धातु कर्म का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को फटाफट से हम निपटाएंगे और सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरी पूरी मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाए। फिर हड़प्पा कहां पर स्थित है? ये रावी नदी के किनारे स्थित है, मांटगोमरी पंजाब में। यहाँ पर मिला था आपको अन्न भंडार, मुद्रा और अंत्येष्टि प्रथा और तांबे और कांसे के औजार। फिर बात करेंगे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये लरकाना सिंध में अभी वर्तमान समय में है। विशाल स्नानागार यहाँ पर मिला था। यहाँ पर अन्नागार भी मिला था, मुद्राएं और सबसे इंपॉर्टेंट है कांसे की नर्तकी यहाँ पर मिली थी। फिर धौलावीरा, धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के तट पर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जलाशय और जल प्रबंधन प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। किलेबंदी यहाँ पर थी और जो हड़प्पा लिपि के लेख हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्घर हकरा नदी के किनारे। यहाँ पर आपको मिला है जुते हुए खेत और क्या मिला है? जली हुई ईंटें या फिर पकी हुई ईंटें और अग्नि वेदिका तथा कंकाल यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है लोथल। लोथल कहां पर है? ये क्या था? इसको आप याद रखेंगे कि ये एक क्या था? बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, ये कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये गोदीवाड़ा था यानी कि बंदरगाह था। यहाँ पर धातु की मूर्तियां और मनके बनाने के कारखाने, सीप और शंख की वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर पैमाना मिला है और यहाँ पर मुहरें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये सबसे बड़ा स्थल है अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। क्लियर, ये गलत है। ठीक है, ये कहां पर है? इसमें सावधान मिला है, कब्रों में कंकाल, मृद भांड जो है वो मिले हैं और जो सील है, मुहरे हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है बच्चा? वर्तमान पाकिस्तान में सिंध में, सिंध नदी के किनारे पर। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, पकी हुई मिट्टी के बैल और गाड़ी यहाँ पर मिली है। गहने बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला है और तांबे और कांसे के औजार जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहां से? चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
फिर आगे आएंगे बनावली, ये भी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गोलाकार और आयताकार मकान जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक। फिर सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, ये दस्त नहीं है, ठीक है। तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ऊंट की हड्डियां जो हैं ये मिली हुई हैं, ये आप याद रखेंगे। फिर सुरकोटदा से आप कहा क्या मिला है, यहाँ पर सुरकोटदा से आपको मिला है घोड़े के अवशेष, किलेबंदी और मिट्टी के बर्तन, ठीक। तो ये सारी चीजें थी सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। फिर बच्चा आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है बच्चा, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और ये एस आकार का है, ठीक है। तो कभी कभी इसका आकार भी पूछ लिया जाता है, ठीक। तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर हो जाता है, कहाँ का, पूरे विश्व का। ये विश्व के लगभग लगभग 30% हिस्से पर फैला हुआ है। यहाँ पर रिंग ऑफ फायर भी स्थित है। रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है कि भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती हैं, ठीक। अगर आप बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो घटता हुआ क्रम देखेंगे, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हिंद महासागर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा महासागर है बच्चा जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक। चलो आगे सभी लोग प्रश्न पढ़ेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहां पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है बच्चा वो भारत के गोवा में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है, गोवा में स्थित है। जुआरी नदी के दक्षिणी किनारे पर यह बना है, जो कहां पर प्रवाहित होती है, अरब सागर में। अगर बात करें द्वीप की तो विलिंगडन द्वीप है एक, यहाँ पर ये जो बंदरगाह है वो पाया जाता है। अब आगे अगर देखें तो आगे क्या है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर बच्चा राज्य और बंदरगाह, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और मुंद्रा पोर्ट जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। मुंबई में क्या है, मुंबई बंदरगाह है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और धर्मतार है, ठीक, ये है। फिर गोवा आप लोगों ने पढ़ लिया, मार्मागांव जो बंदरगाह है वो स्थित है। कर्नाटक में मंगलुरु और कारवार बंदरगाह स्थित है। केरल में कोचीन बंदरगाह और अजीकल बंदरगाह स्थित है। तमिलनाडु में है तूतीकोरन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। और क्या है, चेन्नई बंदरगाह, ये स्थित है कहां पर, तमिलनाडु में। फिर बात करें कहां का, आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कृष्णापत्तनम बंदरगाह स्थित है। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है पारादीप, और पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह, ठीक। उसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, दमन द्वीप में दीव बंदरगाह, और पौंडीचेरी में पौंडीचेरी बंदरगाह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तीनों, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। एक पूछा गया है, दूसरा पूछा जाएगा, तो याद करके जाना, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है आपसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट से देखेंगे, इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा बहुत बढ़िया से, है ना। कौन सा स्थान है बच्चा, सातवां स्थान है। सातवां क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। उसके पहले कौन कौन से हैं, तो रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, और फिर ऑस्ट्रेलिया। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। अगर भारत की सीमाओं की बात करें तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से इसकी सीमाएं जो हैं वो लगती हैं। एक देश और है, वो क्या है, अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा बच्चा लगती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि भारत किस देश के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करता है। तो अभी जो आपको मैंने बताए देश, ये कौन से थे, स्थलीय सीमा वाले थे। तो भारत जो है वो किसके किसके साथ, श्रीलंका, मालदीव,
और इंडोनेशिया के साथ अपनी जलीय सीमा जो है वो साझा करता है। अगर आप बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जलडमरू मध्य या फिर पाक जल संधि है, और क्या है, मन्नार की खाड़ी जो है वो स्थित है। अगर आप बात करें भारत के स्थलीय सीमा की, तो वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान से लगती है। क्लियर। अब देखिए यहां पर मैप के थ्रू समझ लेंगे इसको कि ये देखिए सबसे छोटी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा इतनी सी है किसकी, अफगानिस्तान की, ये 96 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको ये 132 किलोमीटर देखने को मिलेगी, है ना। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो सीमा है ये सबसे लंबी सीमा है किसकी, भारत के साथ। उसके बाद पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, इनकी सीमा भी भारत से लगती है। क्लियर। चीन जो है अगर आप देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, और भूटान जो है वो सबसे छोटा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 आपका किससे संबंधित है। तो आप सबको पता है अनुच्छेद 40 किसका जिक्र करता है, तो ये करता है पंचायती राज का। ठीक है, किसका करता है बच्चा, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान ये करता है। ये किसके अंदर है, डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी कहां पर है, तो हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद कौन कौन सा हो जाता है, 36 से 51 तक ये अनुच्छेद को कवर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट को देखें तो अनुच्छेद 39 है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और क्या करता है, समान वेतन समान कार्य के लिए प्रावधान करता है। फिर आ जाएगा आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 प्रावधान करता है समान नागरिक संहिता की। उसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 45, ये प्रावधान करता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया जाए। उसके बाद आ जाएगा 48A। 48A प्रावधान करता है पर्यावरण की सुरक्षा का। 49 जो है ये करता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे उनको बचाया जाएगा। फिर अनुच्छेद 50 जो है ये राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण के सिद्धांत को यहाँ पर लागू करता है। फिर अनुच्छेद 51 है जो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। और ये सारे अनुच्छेद किसके हैं, डीपीएसपी के हैं, और ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ठीक, तो मिल्खा सिंह आप सबको पता है कि भारतीय धावक थे। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही उपलब्धियां जो है वो हासिल की। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन थे, मिल्खा सिंह थे। इन्होंने बुक क्या लिखी थी, द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, अब देखिए कुछ जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी आत्मकथा या फिर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा था प्लेइंग इट माई वे। फिर सौरव गांगुली ने लिखा था ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। महेंद्र सिंह धोनी की पुस्तक जो है द धोनी टच, इसको लिखा है भारत सुदर्शन ने। फिर उसके बाद विराट कोहली की जो पुस्तक है इनके आधारित, ये ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी, इसको लिखा है विजय लोकपल्ली ने। फिर विश्वनाथन आनंद ने किताब लिखी है माइंड मास्टर। मिल्खा सिंह की पुस्तक द रेस ऑफ माई लाइफ। योगेश्वर दत्त की पुस्तक है योगेश्वर दत्त रेसलिंग विद डेस्टिनी। और उसके बाद युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और कुछ पुस्तकें हैं जिसमें मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री। सानिया मिर्जा की पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स। फिर रवि शास्त्री ने लिखा था स्ट्रेगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। पीवी सिंधु ने लिखा था सटलिंग टू द टॉप। विजेंदर सिंह ने लिखा था रिंग साइड विद विजेंदर। कपिल देव ने लिखा था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये सारी पुस्तकें हैं किसकी, जो प्रमुख खिलाड़ी हैं भारत के। तो अगर आपसे पूछा गया है एक खिलाड़ी मिल्खा सिंह का, तो दूसरा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप बच्चा याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे आएंगे। पूछा गया है कि कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो है ये किस नृत्य से संबंधित हैं। ठीक, तो सभी लोग बताएंगे एक साथ में कि ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। इनका जो डांस फॉर्म है वो कौन सा था, मोहिनी अट्टम था।
और ये एकमात्र कुलमाता थी किसकी? मोहिनी अट्टम नृत्य की। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है? हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर इस पुस्तक का नाम है। अब देखिए मोहिनी अट्टम में इनको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? तो इनको केरल संगीत अकादमी अवार्ड मिला 1975 में और केरल साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1980 में। फिर कलामंडलम सत्यभामा, इनको संगीत नाटक अकादमी 1975 में दिया गया था। फिर गोपिका वर्मा है, गोपिका वर्मा को केरल में संगीत नाटक अकादमी जो दिया गया 2006 में और 2019 में संगीत नाटक अकादमी। फिर भारती शिवाजी, इनको 2004 में क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये रीसेंट है तो इनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी ये चारों नाम आप याद रखेंगे। ये किससे संबंधित हैं? तो बच्चा ये संबंधित है मोहिनी अट्टम से, है ना। तो ये थी आज की आपकी क्लास और अभी इसमें एक क्लास और रह जाती है और उसके बाद फिर जो आपके एग्जाम्स होंगे उनके बेसिस पर और आगे क्लासेस आपकी आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना पीडीएफ के लिए। मिलते हैं सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।